बंटवारे के असहनीय दर्द को सहन कर पाकिस्तान से भारत लौटे सिंध समुदाय ने बड़े ही लगन, मेहनत और जिद के साथ इस देश में अपनी अलग पहचान बनाई। किसी भी तरह का कोई संसाधन ना होते हुए इस समुदाय ने एकता, संगठन, मजबूती और उनकी मेहनत के बिना पर इस देश में अपना एक अलग मुकाम बनाया। इसी समुदाय के एक वरिष्ठ नागरिक, एक वरिष्ठ सदस्य और इस नागपुर शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति और साधना सहकारी बैंक के चेयरमैन मिस्टर घनश्याम कुकरेजा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे मुलाकात करेंगे और हम जानेंगे कि क्या वो हादसा था, क्या वो पल था जिस पल में वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए और भारत में आकर उन्होंने किस तरह का फील महसूस किया, क्या लगा उनको, और उस यादों को हम एक बार ताजा करेंगे। सर, शंखनाद न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या बताएंगे, देश में रहकर बंटवारे की बातों को करना और बंटवारे के उस भयानक पल को जिंदा वहां पर जीना, उस पल को अनुभव करना, सर क्या बताएंगे उस पल के बारे में, किस तरह का अनुभव हम शेयर करें? पहले तो मैं आपकी प्रश्न को सुधारना चाहता हूँ। आपने कहा कि ये पाकिस्तान से हम लोग आए हैं। आपकी जानकारी के लिए, हम पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं आए हैं। हम अखंड भारत के सिंध प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं। उस समय जो सिंध था, अखंड भारत हिंदुस्तान का हिस्सा था, जिसमें बम्बई प्रांत भी सिंध में आता था। इसलिए हम पहली बात आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि हम लोग पाकिस्तान से आए हैं। हम हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में ही आए हैं। रहा सवाल आपका प्रश्न जो है वो ये है, भाई यहाँ आने के बाद में हमें किस प्रकार की तकलीफ हुई या किस प्रकार से हमने अपने आप को खड़ा किया। आपको मैं बताऊं, हमारी जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता है, जिसने हमको सिखाया है कि पुरुषार्थ करना। कोई भी चीज में तकलीफ आए तो हम मेहनत करके अपने आप को खड़ा कर देते हैं। जब यहाँ आए, हमें सरकार ने बुलाया था, भाई आप लोग सिंध जो है पूरी पाकिस्तान में चली गई है, आप लोग सिंध छोड़कर यहाँ पर आ जाइए। वहाँ आपकी जो मालमत्ता है, जो आपका भूमि है या व्यवसाय है, उन सभी का आपको मुआवजा भारत सरकार देगी। लेकिन यहाँ आने के बाद में भारत सरकार ने हमें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने हमें ऐसी जगह ठहराया जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं, जिसको अस्तबल बोला जाता है, ऐसी जगह नागपुर शहर में दी। मैं नागपुर शहर का, पूरे हिंदुस्तान का भी आपको बताऊं, यहाँ पार्टीशन के बाद में सिंधी समाज जो है पूरे देश में बिखर गया। कहते हैं जिस प्रकार से एक मोती की माला टूट जाए तो मोती अलग अलग हो जाते हैं। हमारे जो मोती थे, सिंधी समाज के लोग थे, वो पूरे देश में चले गए। कोई उत्तर प्रदेश में गया, कोई मध्य प्रदेश में गया, कोई राजस्थान में गया, कोई दिल्ली में गया, कोई आंध्र में गया। इस प्रकार से हम लोग सब चले गए। हम लोग जो यहाँ आए हैं वह आए हैं नागपुर के महाराष्ट्र में। यहाँ आने के बाद में मैंने पहले ही आपको बताया कि हमको इस प्रकार की अस्तबल, जिसको घोड़े बांधे जाते, वहां हमको जगह दी गई। वहां पे किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, कोई पानी की सुविधा नहीं, कोई लाइट की सुविधा नहीं। अंधेरे में हम लोगों को रूम्स मिलते, हम अपनी बत्ती जला के रात को सोते थे, सुबह उठ के सार्वजनिक नल से पानी भरते थे और कोई प्रकार की हमें सुविधा नहीं, न कोई नौकरी मिली, न कोई काम मिला। हम अपने बल पे जो भी है छोटे छोटे व्यवसाय हम लोगों ने शुरू कर दिए। हमारे घर में मेरे भाई जो थे पढ़ते थे, उसके बाद में भी छोटा सा हमारी माँ मिठाई का उसको भंडार बना के देती थी, बेच के आता था, उसमें हमारा काम चलता था। हमें अपने आप को खड़े करने के लिए जो संघर्ष है वह दुनिया में किसी भी समाज के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा जो हमारे साथ में हुआ है। और हम पूरी ताकत लगाकर आज हम लोग पुरुषार्थी के रूप में यहाँ आए हैं। जब यहाँ हम आए थे तब लोग हमें कहते थे कि आप लोग शरणार्थी है, जबकि हम शरणार्थी नहीं थे। हम भारत से भारत में आए थे और हमें भी पता नहीं था शरणार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है। फिर भी हम लोग अपने काम में लगे रहे और आज हम लोग, वो लोग बोलते हैं कि आप पुरुषार्थी है, आप
अपने संघर्ष जीवन के ऊपर में खड़े हैं। आज हम भारत सरकार के जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा है, तभी यहाँ के लोग हमको ये भी कहते हैं कि भाई आप जो है परमार्थी भी है, और हमारी फैक्ट्री है, व्यवसाय है, लोगों को हम लोग रोजगार देते हैं। जो सरकार ने रोजगार देने चाहिए वह सिंधी समाज में लोगों को रोजगार देती है। इसलिए आज के लोग हमको ये भी कहते हैं कि भाई पुरुषार्थी के साथ में आप परमार्थी भी है। यहाँ हम लोगों ने अपने आने के बाद में धर्मशालाएं, स्कूल और अलग अलग प्रकार की सेवाओं के लिए हॉस्पिटल, ये सब हमने खोले। मुझे याद है चंद्रलोक हॉस्पिटल से 30-40 साल पहले बंबई में शुरू हुई थी। उस चंद्रलोक बिल्डिंग, चंद्रलोक जो हॉस्पिटल थी, अस्पताल थी, पूरे देश में एक अकेली अस्पताल थी जहाँ पूरे देश के लोग वहाँ इलाज करने आते। जस्सी भाई लोकचंद के नाम से उन्होंने जसलोक करके हॉस्पिटल बनाई थी। ऐसी ही हमारी शुरुआत की कहानी है। सर जो है सर सिंध सभ्यता धीरे धीरे जो है वो विलुप्त होती जा रही है। हमने देखा है कि जैसे कि आपने बताया कि यहाँ आने के बाद में किस संघर्ष के तहत आप यहाँ पर आए, किस हालात में यहाँ पर आए। सर जब जैसे कि आपने कहा कि पूरा अखंड भारत था, मैंने आज तक जितने भी सिंधी समुदाय के लोगों से बात किया, पहली बार आपने बोला कि पाकिस्तान से नहीं आए। सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि हम लोग उस वक्त पाकिस्तान में थे, उस हिस्से में थे। सर बात ऐसी है कि जब हम सिंध वहां प्रांत में थे तब हम कैसे रहते थे, हमारी सभ्यता कैसी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कितने खुशहाल थे हम। सिंधु सभ्यता जो है वह दुनिया में पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता में हर सिंधी समाज का व्यवसायी अपने शहर में बहुत खुश था। किसी प्रकार की अनाज की किसी प्रकार की कमी नहीं थी। हमें अपने पास जमीन थी, व्यवसाय था, हर प्रकार की सुविधा थी। कभी ऐसा हमको लगा भी नहीं कि भाई शायद हमको अलग सिंध छोड़ के हिंदुस्तान में आना पड़ेगा। तो 14 अगस्त की उस काली रात के बारे में बताइए सर, जब अपने को माइग्रेट करना पड़ा। 14 अगस्त 1947 हमारे लिए एक काला दिवस के रूप में वो भयानक रात थी, जब अचानक हमें पता लगा कि भाई आप लोगों को पार्टीशन हो गया है, आपको पूरा सिंध छोड़ के हिंदुस्तान में जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस समय जब बताया जाता है कि भाई ये कैसा हो सकता है। बाकी बंगाल आधा जो है हिंदुस्तान में है, बंगाल आधा पाकिस्तान में, जो अभी बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से उस समय कहा जाता था। पंजाब है, आधा हिस्सा हमारे पास है, आधा हिस्सा पाकिस्तान में है। तो हमारी सिंध भी आधी वहां होनी चाहिए थी, आधी यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन हमें ये पूरी सिंध हमारी वहां दे दी गई। हमारी तो सरकार से आज भी मांग है कि भाई हमें सिंध प्रदेश देना चाहिए। ये भले 5 जिले दो, लेकिन हमारी जो सभ्यता है, भाषा है, वह कायम रहेगी। पूरे देश में छोटे छोटे प्रदेश है जिसे 7 सिस्टर कहते हैं। अरुणाचल है, मेघालय है, आसाम है, इस प्रकार के 7 जो 7 सिस्टर है बहुत ही छोटे हैं। उनकी जनसंख्या मुश्किल से 10-12 लाख की है, पर वो प्रदेश है, उनके पास अपना मुख्यमंत्री है, गवर्नर है, उनके पास सभी अपनी भाषा को संवर्धन करने के लिए सभी उनके पास साधन है। लेकिन हमारे पास अपना प्रदेश न होने के कारण हमारी भाषा जो है धीरे धीरे, आपने जो पूछा, वो लुप्त हो रही है कि भाई अपने पास एजुकेशन में जो पढ़ाया जाता है वहां सिंध का कहीं विशेष उल्लेख नहीं होता है। हमारे बच्चों को कैसा पता लगेगा। तो जब हम लोग यहाँ आए थे उस समय की भारत सरकार ने हमारे को सिंधी विषय पढ़ने के लिए डाला था। यह विषय आधा मराठी के अंक थे, आधे सिंधी के थे। लेकिन आज जो है वह पूरा का पूरा मराठी है, लेकिन हमारे पास कोई एजुकेशन में सिंध का कोई विषय नहीं है। हालांकि हमने महाराष्ट्र सरकार ने मांग की थी कि भाई हमारे बच्चे 10th के जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश में सिंधी का एक पेपर, सिंधी लैंग्वेज का एक पेपर दे सकते हैं। सरकार ने मान्य किया है, लेकिन अभी भी वो अधूरी मांग है क्योंकि हमें शिक्षक नहीं मिला स्कूल को। हम 10th तो सिंधी पेपर दे सकते हैं, लेकिन शिक्षक न होने के कारण हम अभी सिंधी विषय अपनी भाषा
नहीं पढ़ा रहे। मेरी आज भी आप के केंद्र सरकार से यह नम्र निवेदन है कि हमें एक छोटा सा सिंध प्रदेश मिलना चाहिए। सर, देश की आजादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है उन्हें मसीहा माना जाता है, हीरो माना जाता है। एक बहुत बड़ा समुदाय है सर जो बंटवारे को लेकर गांधी जी को उसका कारण बताते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका? महात्मा गांधी का निस्संदेह राष्ट्रपिता के रूप में उनका काम हुआ। उन्होंने ये आजादी के लिए पैदल भ्रमण करके लोगों को जगाया, इसमें कोई दो बात नहीं है। उनका आजादी में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उन्होंने ही कहा था कि जो पार्टीशन है वो नहीं होगा, और होगा तो मेरे लाश पे होगा, मेरे लाश पे होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन पार्टीशन जब हुई तब वो लोग शांत रहे। जो चाहते थे तो आधा हमको सिंध यहाँ आ सकता था। मैं समझता हूँ मेरी दृष्टि में ये महात्मा गांधी की बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने आधा सिंध यहाँ न देकर, अगर आधा सिंध होता तो आज हमारे अपनी भाषा, मुख्यमंत्री, गवर्नर, मिनिस्टर, हमारी सभ्यता जो पुरानी 5000 साल से पुरानी सभ्यता है, लोग भी हमारे सभ्यता पे गर्व करते हैं कि भाई वाह, सिंधु सभ्यता है सबसे पुरानी और शिक्षा देने वाली सभ्यता है। हम उस समय की सभ्यता को आप खोलने जाएंगे तो आपको पता लगेगा उस समय जो वहां में खुदाई में मिले थे, मोहनजोदड़ो, बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन उसमें हथियार नहीं मिला। इसका मतलब यही था, हम लोग शांति प्रिय लोग थे, लड़ना नहीं जानते थे। हमें सब लोगों का मन जीत कर हम लोग अपना व्यवसाय और रहने की व्यवस्था की थी हमने। सर, इस देश के सफलता में, उसके विकसित होने में, जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान जो है सिंधी समुदाय का है। जहां तक माना जाता है कि सिंधी समुदाय जो है वो किसी के यहाँ नौकरी नहीं करता, खुद के बिजनेस में जो है वो उनका सबसे ज्यादा योगदान रहता है। सर, यहाँ आने के बाद में किस तरह की शुरुआत हुई, क्योंकि इतना बड़ा यशस्वी होना, इतना बड़ा सफलता का ये मुकाम हासिल करना कोई छोटी बात नहीं था। कैसे शुरुआत हुई सर, कैसे कर पाए? पहले तो हमारे जो डीएनए में है वह है पुरुषार्थ, मेहनत। ये मेहनत जिसके डीएनए में है वह काम नहीं करेगा। हम लोगों ने ये मन में ही सोचा था कि भाई यहाँ आने के बाद में कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे जो बड़े थे सब लोगों को बोला छोटा बड़ा व्यवसाय शुरू करो। छोटा व्यवसाय करते करते लोग बड़े व्यवसाय तक पहुंच गए, बड़े व्यवसाय से इंडस्ट्री में पहुंच गए। लेकिन कभी भी किसी को भी हमें मन में, दिमाग में ऐसा नहीं रहा कि भाई हम लोग कोई बहुत बड़े हैं, लेकिन अपना काम करते करते हम लोग उस मुकाम पे पहुंचे हैं जो आज भारत सरकार में जो जीडीपी है, इनकम टैक्स है, वह बड़ी संख्या में, बड़े अमाउंट में हम लोग भरते हैं। हमारे मन में ईमानदारी है जिसके कारण ये सब हो रहा है। सर, हम बात करेंगे राजनीति की। सर, आपको नहीं लगता कि सिंधी समुदाय जो राजनीति में उतना ज्यादा अधिकार नहीं बना पाया, फिर उतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाया, उसको लेकर क्या कहेंगे? कितना योगदान है उनका और कितना ज्यादा शेयर चाहिए उनको राजनीति में? जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ है, यहाँ सिंधी समाज आने के बाद में कांग्रेस ने विशेष रूप से हमें कोई ज्यादा भाव नहीं दिया, कोई औचित्य नहीं दिया। हमारे कोई मंत्री नहीं बने, कोई एमएलए ज्यादा नहीं बने। कई एक आध प्रदेश में कोई एक आध एमएलए, कभी एमपी बना है, तो मुझे ऐसा नहीं आता है कि सिंधी समाज का कोई विशेष मंत्री या मुख्यमंत्री कभी बना हो। यह दुख होता है कि जब हम लोग इस देश के नागरिक है, हमारी जो कमी है कि हमारी जनसंख्या कम है। जो मैं समझता हूँ जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उनको लोग राजनीति में पूछते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम लोग अधिकतर सिंधी समाज के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी हमारा ध्यान करती है। और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री बने और राम जेठमलानी कानून मंत्री बने, कई सदस्य हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। अभी हाल ही में शंकर लालवानी इंदौर से सबसे हाईएस्ट मार्जिन से अगर जीतने वाला कोई एमपी है तो वो शंकर लालवानी है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हाईएस्ट से वो जीता था। बाकी भी जो एमपी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने, वहाँ एक मुकाम हमें मिलता है। मध्य प्रदेश में हमारे 2 एमएलए हैं, राजस्थान में
2 MLA है, एक हमारा विधानसभा का अध्यक्ष भी है। मध्य प्रदेश में पूर्व में श्रीमान रोहानी साहब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे। मिला है हमें, लेकिन उतना नहीं मिला है जो हमें मिलना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, नागपुर शहर जो है वो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ दौड़ रहा है सर। नागपुर शहर के अगर हम देखा जाए तो उत्तर नागपुर को एक अविकसित इलाका के तौर पर जो देखा जाता है, लेकिन इसी उत्तर नागपुर में जरीपटका जो है सर वो काफी डेवलप है, उसको बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट के तौर पर देखा जाता है। जब आप नागपुर के जरीपटका इलाके में आकर बसे, क्या हालात थे सर यहाँ के, और अब इस इलाके को इतना डेवलप करने के पीछे कितना संघर्ष करना पड़ा, क्या बताएंगे? जब हम यहाँ रह नहीं पाए तो हम कच्चे ब्लॉक में रहते थे। कच्चे ब्लॉक में जो मैंने आपको बताया कि जहाँ घोड़े बांधते अस्तबल था, ऐसी जगहों में हम लोग आके रहे थे। कुछ पक्के ब्लॉक में रहे, हालत बहुत बुरी थी, रोड नहीं थे, लाइट बराबर नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम लोग कभी भी हारे नहीं और जिंदगी के साथ लड़े। हमने पहला नगर सेवक एक बोध सिंह चौधरी चुन कर आए थे। उसके बाद में मेरे बड़े भाई कन्हैया जी कुकरिया नगर सेवक चुन के आए, बाद में अर्जुना जी चुन के आए, बाद में मेरा लड़का भी वीरेंद्र चुन के आया है। ये सब लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत की है। हमारे जो डीएनए में मैंने बताया भाई इतनी मेहनत है, उसके कारण आप देखो उत्तर नागपुर के जरीपटका, हालांकि उत्तर नागपुर काफी जगह विकसित नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी उसको पिछड़ा क्षेत्र ही बोला जाता है। जरीपटका का डेवलपमेंट इसीलिए होता है, यहाँ के जो कारपोरेटर चुन के आए यहाँ पे, तो उन सभी ने मेहनत की और पूरा ताकत जिसको बोलते हैं कि भाई लगाकर काम किया है। आज हमारे यहाँ पहले मैंने बताया आपको, रोड नहीं थे, लाइट नहीं थे, कुछ मोहल्ले तो ऐसे थे जहाँ पे रात को जाते थे बारिश के दिन में, साइकिल ऊपर उठा के और घर जाते थे। ऐसी हालत में से हम लोग निकले हैं। तो हमें अपनी बात उसमें समझ में आता था भाई हमारे को जो है बहुत बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, धीरे धीरे करके आज जरीपटका में सभी सुख सुविधाएं, लगभग कुछ स्थानों में 24 घंटे पानी आता है और रोड लगभग यहाँ पे सभी सीमेंट के हो गए हैं। यहाँ पे स्कूल कॉलेज सभी व्यवस्था है, दुकानें अच्छी है। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अभी जो निर्णय लिया है वह ऐतिहासिक निर्णय है। आज तक 75 साल में कभी ऐसा निर्णय किसी ने नहीं लिया है। विशेष रूप से कांग्रेस के जमाने में एक श्रीमान बजाज साहब थे, लक्ष्मण दास जी बजाज, उन्होंने आंदोलन किया था, उसको भी हम सैल्यूट करते हैं। उन्होंने 12 दिन पोषण किया था। ऐसे बाद में कई लोगों ने इस प्रकार की जो मेहनत की, लेकिन अभी वीरेंद्र कुकरिया जो पूर्व नगर सेवक है, उन्होंने ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अपनी डेपुटेशन लेकर गए, कई बार मिलने के बाद ये उन्होंने मान लिया भाई यहाँ पर जो आपके पास लीज वाले मकान है उनको मालकान हक मिलना चाहिए। वह पहले दौर में हुआ, जिनके लीज वाले थे उनको मालकाना हक मिला, क्योंकि 75 साल तक हमें ऐसा लगता था, रात को हम सोते थे तो ये डर रहता था कब ये मकान हमारे चले जाएंगे, पता नहीं कि हम इसके मालिक नहीं है, ये तो लटकती रहती थी। वो अच्छा हुआ, उन्होंने पहले दौर में एक काम ये किया, सबको उन्होंने एक लीज पट्टे वालों को मालकान हक दे दिया। बाद में कब्जा धारक भी यहाँ थे जो 30 साल 40 साल से अपनी दुकानें लगाए बैठे। हो सकता है वो अपने घर के प्लाट में ही बैठे होंगे, लेकिन दुकानदारी तो कब्जा धारक ही कही जाएगी। और कब्जा धारक को भी ये सरकार ने हिंदुस्तान में सबसे पहले यह दिया है भाई आपको मालकाना हक मिल रहा है। अभी लोगों को नींद आराम से आती है कि भाई हमारे पास अपना दुकान है, अपना मकान है, सरकार ने कभी लिया नहीं तो मुआवजा उसका मिलेगा या कहीं और जगह उसकी अपनी भरपाई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। ये एक हुआ है। सर, एक रेफ्यूजी सर्टिफिकेट लेकर बंटवारे के बाद यहाँ पर सब लोग आए थे, कई लोगों के रेफ्यूजी सर्टिफिकेट भी चले गए थे, कभी उनको लगा नहीं कि हमें हमारे घर का मालिकाना हक मिलेगा। इस देश में हुआ पहला ऐसा ऐतिहासिक निर्णय, आप इसे मानते? बिल्कुल ऐतिहासिक निर्णय मानते हम, क्योंकि रेफ्यूजी सर्टिफिकेट जो है वो हमारे पास तो कई लोगों के पास मिला ही नहीं था। आप जो बता रहे हैं, मैंने रेफ्यूजी सर्टिफिकेट नहीं देखा, तो हमारे बड़े हैं उनके पास होगा। यहाँ आने के बाद में
लेकिन हमारे पास कोई रेफ्यूजी सर्टिफिकेट था न, कोई हम रेफ्यूजी भी थे। मैंने पहले ही कहा हम भारत से भारत में आए हैं, कोई हम लोग बाहर से आए हुए लोग नहीं है। तो इसलिए उसके आप दिमाग से निकाल दो तो हम रिफ्यूजी है। यहाँ रिफ्यूजी वो होता है जो बाहर से अपने देश के छोड़ के यहाँ आता है। सर हाल फिलहाल में सिंधी समुदाय को लेकर एक आर्ट गैलरी बनाने की भी एक योजना बनाई गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सिंधु आर्ट गैलरी जो है महाराष्ट्र के दमदार मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। उनके मन में जो है सिंधु सभ्यता जो है वो आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता है। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई सिंधु सभ्यता जो है ये पुरानी सभ्यता में से एक है, रोमन है, ग्रीक है, इस प्रकार की जो में उनमें से एक है। और सिंधु जो है यह एक सभ्यता है। जैसे कई लोग क्या कहते हैं, अपने जो राष्ट्रगान है जन मन गण उसमें सिंध का नाम आता है। कई बेवकूफ यहाँ लोग थे, हाईकोर्ट चले गए कि भाई सिंध जब पाकिस्तान में है तो हमारे राष्ट्रगान में क्यों है। सिंध जो है वहां के जज ने जजमेंट दी थी कि सिंध जो है यह सभ्यता है, कोई सिंध मुसलमान और पाकिस्तान से कोई संबंध इसका नहीं है। ये वो सिंध है जिसके हम लोग आपको जानकारी दिए कि भाई ये सभ्यता है, 5000 साल से पुरानी सभ्यता है और उसके हम लोग वारिस है। कितने का प्रोजेक्ट रहेगा सर गैलरी का? सिंधु आर्ट गैलरी जो है वो 143 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पास किया है। उसका टेंडर निकला है। यहाँ जो जरीपटका के बाजू में जरीपटका पुलिस स्टेशन है उसके पीछे के साइड में 5 एकड़ भूमि जो है वो अवार्ड हुई है, जिसका नाम रहेगा सिंधु आर्ट गैलरी। ये सभी समाज के लिए ओपन है। ये क्या सिंधु नाम देने से कोई सिंधी समाज की नहीं है, पूरे देश के लोग ये देखने आएंगे कि भाई हमारी इतनी बड़ी पुरानी सभ्यता थी, उसका हम चित्रण बराबर से करेंगे। जो बचाने वाले बच्चे हैं, नौजवान है, उनको देखना चाहिए कि हम किस सिंध के वारिस है, वो हमारी सभ्यता कैसी थी। बस जब वो नाम लेते हम लोग सिंध की वो सभ्यता, हमारे रोकते खड़े हो जाते हैं, अरे वाह हमारी इतनी बड़ी ऊंची सभ्यता थी जिसके हम लोग वारिस है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग सिंधु के हैं और सिंधु सभ्यता के हैं। और जल्द ही इसका भूमि पूजन महाराष्ट्र के लाडले नेता श्रीमान देवा भाऊ फडणवीस जी और भूमि पूजन करने वाले हैं। सर साधना सहकारी बैंक के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। उसके जो संस्थापक थे सर आपके स्वर्गीय अर्जुन दास कुकरेजा जी थे। किस तरह से उसकी नींव रखी गई थी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कहाँ तक जाके इसकी सफलता को हम लोग हासिल कर पाए, सर क्या बताएं? लगभग 1980 में माननीय श्री डोंगरे साहब उस समय उत्तर नागपुर विधानसभा के आमदार थे। हमारे ही सहयोग से, मतलब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही वो चुनकर आए थे। एक उनका सहयोग मिला, दूसरे थे माननीय श्री गंगाधर राव जी फडणवीस, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। गंगाधर फडणवीस, उसके दोस्त जिसमें मेरे बड़े भाई अर्जुन दास जी कुकरेजा, इन लोगों का एक ग्रुप था। उन लोगों ने मिलकर सोचा कि भाई उत्तर नागपुर में, नागपुर शहर में एक सहकारी बैंक आनी चाहिए। सहकारी बैंक में कोशिश हुई, इसके लिए शेयर की रकम जमा की गई, सब कुछ हुआ। लेकिन उस जमाने में रिजर्व बैंक से एक कमेटी आती थी, वो एरिया का सर्वे करती थी। वो एरिया के सर्वे में उन्होंने बताया कि उत्तर नागपुर में इसकी कोई जरूरत नहीं है, नागपुर शहर में कोऑपरेटिव बैंक की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गंगाधर फडणवीस थे, वो स्वयं एमएलसी थे। हमारे मित्र श्री डोंगरे जी वो भी एमएलए थे और महाराष्ट्र विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर थे। इन लोगों ने कोशिश की कि भाई नहीं, बैंक हमारे यहाँ हमारे एरिया में आनी चाहिए। तब हमारे बड़े भाई ने कहा अगर आ ही रही है, उत्तर नागपुर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसे संपन्नता की आवश्यकता है। हमारे बड़े भाई की दूरदृष्टि थी है
तो बड़े प्रिय बैंक हमारे 1984 में जन्माष्टमी के दिन इसका उद्घाटन हुआ था। सर आज कहाँ तक कितनी सफल हम इस आज हमारे बैंक को लगभग 41 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 41 वर्ष में सातनाई सहकारी बैंक जो है वह लगभग 250 करोड़ की डिपॉजिट की बैंक है। 6 के करीब शाखाएं भी 6 शाखाएं हैं हमारी, नागपुर शहर में 5, अमरावती में 1। ऐसी जाते जाते एक हमारे दर्शकों के लिए हम आपका एक मैसेज बताना चाहेंगे। आपने सरकार से कभी कोई ख्वाहिश रखी क्या जो आपकी पूरी नहीं हुई, या फिर आप चाहते हैं कि सरकार उस ख्वाहिश को पूरा करे? और हमारे जाते जाते हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से क्या मैसेज देंगे सर, क्या बताएं? हर समाज की सर ख्वाहिश तो होती है कि भाई जिस प्रकार से राजनीति में बाकी समाजों का हिस्सा है, हम समाज के नाते हिस्सा नहीं मांग रहे। हमारे जो पुरुषार्थी भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में या कोई अन्य पार्टी में जो पुरुषार्थी सेवक है, नेता है, इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। जैसे उत्तर नागपुर है, एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें एक एमएलसी की आवश्यकता है। एक एमएलसी हमें मिलना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं कि मेरे जो बेटे हैं वीरेंद्र कुकरेजा, वह उसके लायक है। उनकी काफी समय से राजनीति में इसके पूरे नगर सेवक थे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ऐसे कई कमेटियां थी जिनके वो चेयरमैन रहे। आज भी नगर सेवक है। हमारे उत्तर नागपुर के प्रभाग 1 में पिछली बार 4 नगर सेवक चुनकर आए थे, अभी भी 4 नगर सेवक चुनकर आए हैं। ऐसा ख्वाहिश तो रखी होती है कि हमारी अकेली हमारी नहीं, हमारी समाज को मिलना चाहिए। हम समाज के नाते पहले मैं कह चुका हूँ, प्रतिनिधि नहीं मांगते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जो नेता है, वो उसके योग्य है, तो उन्हें यह मिलना चाहिए। सर आपने जैसे कि एमएलसी की डिमांड की है, सालों साल उत्तर नागपुर का प्रतिनिधित्व जो है सर वो नितिन राउत करते आ रहे हैं आमदार के तौर पर। आपको क्या लगता है कि वो इस परिसर का, इस इलाके का, उत्तर नागपुर का विकास कर पाते थे, कर सकते थे? तो उत्तर नागपुर जहां से शुरू होता है और नाला के इधर एंड होता है, आप देख लो कहां कहां कितना कितना काम हुआ है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब तक यहाँ काम हुआ है। यह कमाल चौक से लेकर मेडिकल चौक जो है, यह सीमेंट रोड है। ये हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने पूरे नागपुर शहर के हर एक मंडल में एक एक बड़ा सीमेंट रोड दिया, जिसको 20-22 साल आज हो गए, अभी भी मजबूत है। ऐसा लगता है कि एक रोड के कारण इतना बड़ा हमारे उत्तर नागपुर को मिला कि यहाँ के जो झोपड़े थे वो दुकानदारी में बदल गए हैं। हर एक के झोपड़े की कीमत लाख नहीं थी, कब करोड़ हो गई है। पुलिस स्टेशन यहाँ आ गई, अच्छे मकान आ गए, अच्छी दुकानें आ गई। एक व्यक्ति ने सिर्फ ये किया कि अच्छा रोड एक बना दिया सीमेंट की, तो लगा लोगों को यहाँ ये काम हो सकता है। उन्होंने दूरदृष्टि रख के पुलिस चौकी भी मारी, या एक इंदिरा में बना दिया, जरूर कर रहे पुलिस स्टेशन बनाई। 5 पालियां तो पहले से थी, लोगों को भी यहाँ राहत थी। भाई अभी अपना क्षेत्र जो है, बड़े ही कोई जमाने में बैकवर्ड ही कहा जाता था, अभी भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अंश तक ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ काम किया है। आपने कहा नितिन राउत जी के लिए, आप खुद नितिन राउत जी को जानते हैं, उन्होंने क्या काम किया। वो एक जगह हाथ रख के बता दे कि मैंने ये काम किया हूं, तो मैं उसके पांव छूऊंगा कि भैया आपने कुछ काम किया है। अब मुझे ऐसा लगता नहीं है। हम जब अर्जुन लाल जी यहाँ के नगर सेवक थे, तो उन्होंने नागपुर शहर में कई जगह है जो आप देख रहे कमाल चौक पे दयानंद नगर बसाया, उधर विनोद भावे नगर बसाया, इधर आहूजा नगर बसाया, इधर कुकरिया नगर बसाया। नितिन राउत अगर अपने मुंह से बोल दे कि मैंने कोई नगर यहाँ बसाया, बैठाई होंगी तो केवल झोपड़पट्टी उठाई होगी जहां उसको वोट की जरूरत होती है। बाकी कहीं उन्होंने किसी प्रकार का, मुझे तो नहीं लगता है। अगर कहीं मेरे से गलती होगी मैं नितिन जी से माफी मांगता हूँ। सर हमारे चैनल के लोगों के लिए कोई अच्छा सा संदेश दीजिए। अभी आपके चैनल से मैं पहली बार मिला हूँ,
कल मैंने एक आपका एपिसोड भी देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़े बड़े चैनल तो सभी लोग उनको चाहते हैं, भाई इंडिया टीवी है, ये फलाना टीवी है। अगर आपका सत्यानंद का भी जो चैनल है इस प्रकार से बड़ा है, अपने छोटे छोटे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैनल है। मैं आशा करता हूँ आज नहीं तो कल आपका भी चैनल जो है राष्ट्रीय स्तर पर होगा और हम आपके साथ रहेंगे। तो हम मिले हैं साधना सहकारी बैंक के चेयरमैन मिस्टर घनश्याम कुकरेजा जी से। हमने उनसे बेबाकी से बात की और हमारे हर सवाल का जवाब भी उन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ दिया। किस तरह से बंटवारे के दर्द को सहकर ये पूरा समुदाय जो है वो भारत में किस तरह से खड़ा हुआ, किसी भी तरह के कोई संसाधन उनके पास में नहीं थे, रोटी कपड़ा मकान, इसके बिना अपने इस समुदाय को इस प्रगत राष्ट्र की नींव बनाना, इस देश में अपनी एक अलग पहचान बनाना कोई छोटी बात नहीं है। सिंधु समुदाय से और सिंधी समाज से सीखने लायक एक बड़ी बात है, जिनसे सीखकर हम भी अपना जो एक हमको एक यश मिलना है या फिर हमें जो एक सफलता हासिल करनी है उनसे हम सीख सकते हैं। उनके तरफ देखकर हम भी एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो हम भी इसी तरह से आगे और एक सफल व्यक्ति, कोई सफल व्यक्तित्व के साथ आपकी मुलाकात करा देंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में बात करने के लिए।